Hello 8th class students. As I told you earlier also that another part of this chapter I will explain you in second video. So this is the second video of chapter 4 Geography Agriculture. I told you about farm system. फार्म सिस्टम में मैंने आपको बताया था किन किन चीज़ों की नीड होती है. यू नीड इनपुट्स, ऑपरेशंस एंड आउटपुट, राइट. और इनपुट्स किस तरह के थे? फिजिकल इनपुट्स एंड ह्यूमन इनपुट्स. अब हम इसके आगे सीखेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर कितने टाइप्स के होते हैं? एग्रीकल्चर is practiced in different parts of the world depending on geographical conditions, level of technical know-how, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड डिमांड. ये चीज़ें सब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जोग्राफिकल कंडीशंस किस तरह की, जैसे क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, वहाँ का लैंड कैसा है. लेवल ऑफ टेक्निकल नो हाउ मीन्स किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है. अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड डिमांड एट्सेट्रा, ये सब आपको पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है. फार्मिंग इज़ क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स. दो तरह की फार्मिंग होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है और कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, हम इसे डिटेल में समझते हैं. सबसिस्टेंस फार्मिंग. इन सबसिस्टेंस फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली. सबसिस्टेंस फार्मिंग बहुत छोटे लेवल पे होती है और इस फार्मिंग में क्या होता है, जो क्रॉप ग्रो किया जाता है वो सिर्फ फार्मर अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए ग्रो करता है. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड. इसलिए टेक्नोलॉजी पर भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है. मोस्टली फैमिली मेम्बर्स आर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. और कल्टिवेशन के लिए भी सिर्फ फैमिली मेम्बर्स यूज़ होते हैं, फैमिली मेम्बर्स ही इंक्लूड होते हैं और वो घर के लोग ही उस लैंड पर खेती बाड़ी करते हैं. कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज प्रैक्टिस्ड ट्रेडिशनली मीन्स पहले उनके फैमिली बैकग्राउंड में भी यही कल्टिवेशन चलता आ रहा होता है, तब हम उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं. इन सबसिस्टेंस फार्मिंग द आउटपुट और क्रॉप प्रोडक्शन इज़ वेरी स्मॉल एंड ओनली फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स फैमिली. और जो हमें प्रोडक्शन मिलती है सबसिस्टेंस फार्मिंग में, उसका अमाउंट बहुत कम होता है, जो कि सिर्फ उस किसान की फैमिली के लिए ही उसी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, उन्हीं के लिए पूरा पड़ता है. सबसिस्टेंस फार्मिंग इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. अब सबसिस्टेंस फार्मिंग भी दो तरह की होती हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. फर्स्ट वन इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड. एक बहुत छोटे से लैंड के टुकड़े पर ये वाली फार्मिंग होती है. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंपल बेसिक फार्म टूल्स आर यूज. जो खेती के लिए हमें सिंपल टूल्स चाहिए होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग डिपेंड्स हेविली ऑन ह्यूमन लेबर. ये मेनली किस चीज़ पे डिपेंड होता है? ह्यूमन लेबर पे डिपेंड होता है. मतलब इस तरह की खेती के लिए लोग ज़रूरी हैं. इट इज़ सूटेबल फॉर द प्लेस दैट हैज़ फर्टाइल सॉइल एंड लॉन्ग सनी क्लाइमेट. ये ऐसी जगह पे इस तरह की फार्मिंग की जा सकती है जहाँ पर सॉइल फर्टाइल है और जो वेदर है वो सनी क्लाइमेट वेदर है. मोर देन वन क्रॉप इज़ रेज्ड ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन 1 ईयर. और एक से ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हैं हम उस उसी लैंड के टुकड़े पर एक साल में. मतलब जैसे एक की खेती करी, उसको काटा, फिर दूसरा क्रॉप उगा दिया, फिर उसको काटा, फिर तीसरा क्रॉप उगा दिया. ऐसे ही मोर देन वन क्रॉप इज़ रेज्ड ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड इन 1 ईयर. फूड क्रॉप्स like rice, wheat, maize and pulses are grown in this type of farming. ये क्रॉप्स हैं जो हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में उगा सकते हैं. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड इन थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ वर्ल्ड सच एज साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया वे मॉनसून इज़ प्रेवेलेंट. हम इन जगहों पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कर सकते हैं. Next is second type of subsistence farming is primitive subsistence farming.
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग। जो पुराने उनके बुज़ुर्ग, उनके पूर्वज करते आ रहे हैं जिस तरह की खेती, ये उस तरह के मेथड ऑफ फार्मिंग है। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, नेमली शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। अब ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी दो तरह की होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड nomadic herding। shifting cultivation में क्या होता है, in this type of agriculture trees are cut and burned to clear the land where cultivation is to be done। ये क्या करते हैं, इसमें जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको काट दिया जाता है और जला दिया जाता है ताकि लैंड क्लियर हो जाए और वहाँ पर फिर खेती की जाए, कोई क्रॉप उगाया जाए। द ऐश एक्ट्स एज मैन्योर फॉर द क्रॉप्स। और जो ये ऐश होती है, जो पेड़ को जलाकर जो राख बनती है, वो एक मैन्योर की तरह, एक खाद की तरह काम करता है उन क्रॉप्स के लिए। After 2-3 years, when the soil loses its fertility, farmers shift to another piece of land। और जब 2-3 साल बाद उस सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, दूसरे लैंड पर चले जाते हैं और वहाँ पर फिर फार्मिंग करते हैं। The land is again prepared in the above mentioned manner। और उस लैंड को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए जो ऊपर मेथड बताया है कि ट्रीज़ को जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, फिर उस लैंड की कल्टीवेशन की जाती है, तो ये सब उस लैंड पे फिर किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज बश एंड फॉलो एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के दो अदर नेम क्या हो गए, बश एंड फॉलो एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यू हैव टू लर्न दिस। इन दिस टाइप of agriculture, crops like maize, cassava, yam and potatoes etc. are grown। अब shifting cultivation में हम maize, cassava, yam and potatoes को उगा सकते हैं। It is mainly practiced in tropical forest of Amazon basin, the Congo basin, Southeast Asia and Northeastern states of India। ये इंडिया में पार्ट्स हैं जहाँ पर हम shifting cultivation कर सकते हैं। एक चीज़ और, एक तरह की और फार्मिंग होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। इस तरह की फार्मिंग में हम मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर मीन्स नेचुरल खाद जो होता है, और नेचुरल पेस्टिसाइड ही यूज़ करते हैं। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड। और हम इस तरह की फार्मिंग में ना तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं और ना ही केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। No genetic modification is done to increase the yield of crop। और क्रॉप की yield को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करते। Shifting cultivation is known by different names in different countries। अब shifting cultivation के जैसे आपने अभी नेम पढ़े थे, बश एंड फैलो, स्लैश एंड बर्न, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नेम्स हैं। जैसे इंडिया में इसको झूम कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रॉका, मलेशिया में लडंग, वेनेजुला में कोनक एंड फिलीपींस में चेंगेन। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अदर नेम्स हैं in different countries। Now nomadic herding, what do you mean by nomadic herding? In this kind of farming, herdsmen move from place to place with their cattle in search of pastures and water। मैंने आपको नोमैडिक हर्डिंग के बारे में पहले भी बताया था कि जो हर्डमैन होते हैं, जो गाय भैंस या कैटल चराते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, वो उनके फॉडर के लिए, उनके खाने पीने के लिए इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। उनको हम नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। nomadic herding depends on the climatic conditions and the nature of the terrain। और जो nomadic herding होती है वो उस जगह के, उस इलाके के क्लाइमेटिक कंडीशंस और नेचर पे डिपेंड करती है कि जैसे जब माउंटेनियस एरिया होता है, वहाँ पर अगर जैसे ठंड ज़्यादा हो गई तो ये हर्डर्स क्या करेंगे, वहाँ से नीचे उतर जाएंगे और प्लेन एरिया में आ जाएंगे ताकि वो अपने जो कैटल है उसको बचा सकें। अब इन माउंटेनियस रीजन्स व्हेन इट इज़ टू कोल्ड इन विंटर्स, herders move down the valley with their cattle। Such
सीजनल माइग्रेशन इज कॉल्ड ट्रांसह्यूमेंस। और इस तरह की सीजनल जो माइग्रेशन होती है, माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये जो ट्रांसह्यूमेंस होती है, इसमें जो हर्डमैन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेम रूट फॉलो करते हैं, जिस रूट से आते हैं, ताकि वो वापस भी जा सकें। सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स रियर्ड बाय नोमैडिक हर्डर्स आर शीप, गोट, कैमल एंड याक। ये 4 तरह के एनिमल्स वो रियर करते हैं इस नोमैडिक हर्डिंग में। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, हाइड्स, स्किन, वूल्स फॉर द पीपल। और इन एनिमल्स से क्या क्या मिल सकता है हमें, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, उनकी हाइड्स, उनकी खाल मिलती है, स्किन मिलती है और वूल भी मिलती है लोगों को। दिस इज प्रैक्टिस्ड mainly in semi-arid and dry regions like parts of Central Asia, the Sahara Desert, parts of Rajasthan and Jammu and Kashmir in India। इस तरह की नोमैडिक हर्डिंग जो है वो जो खुश्क एरियाज़ होते हैं, जो ड्राई रीजन्स होते हैं, जैसे मतलब जो ज़्यादा उपजाऊ जगह नहीं होती, इस तरह के एरियाज़ में की जाती है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग इज़, पहली कौन सी थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसके टाइप्स मैंने आपको बताए अभी। अब सेकेंड है कमर्शियल फार्मिंग। अब इस कमर्शियल फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग इज ट्रेड। ट्रेड मीन्स पैसा कमाना। जब पैसा कमाने के लिए फार्मिंग की जाती है तो उसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज डन मेनली फॉर कमर्शियल पर्पसेस। जो हम क्रॉप्स उगाते हैं या एनिमल्स का पालन पोषण करते हैं, वो दोनों काम ही मेनली बस कमर्शियल रीज़न के लिए होती है, मीन्स पैसा कमाने के लिए होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज वास्ट एरियाज़। और कमर्शियल फार्मिंग बहुत बड़े एरिया में की जाती है। जो इनके लिए लैंड, पीस ऑफ लैंड होता है, वो बहुत बड़े होते हैं। Most of the agricultural activities are performed using machines। और इतने बड़े लैंड पर अगर विदाउट टेक्नोलॉजी काम किया जाए या ह्यूमन लेबर के साथ काम किया जाए तो पॉसिबल नहीं है कि हम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन अच्छी दे सके। तो इसलिए वी यूज़ मशीन्स फॉर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इज़ कैपिटल इंटेंसिव। अब इसीलिए कमर्शियल फार्मिंग में जो मशीन्स यूज की जाती हैं, उसका मतलब है दीज आर कैपिटल, तो इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव। कमर्शियल फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। जिस तरह से सबसिस्टेंस फार्मिंग 2 तरह की थी, इंटेंसिव और प्रिमिटिव, ऐसे ही कमर्शियल फार्मिंग 4 तरह की है। लाइवस्टॉक रैंचिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग। ये 4 तरह की कमर्शियल फार्मिंग है। फर्स्ट वन इज लाइवस्टॉक रैंचिंग। लाइवस्टॉक रैंचिंग क्या होती है, इट इज़ प्रैक्टिस मेनली इन एक्सटेंसिव टेम्परेट grasslands where a large number of cattle, sheep, goats and horses are kept on permanent ranches। क्या होता है इसमें लाइवस्टॉक रैंचिंग में, जो हमारा कैटल होता है, जैसे शीप हो गया, गोट हो गए, हॉर्सेस हो गए, या ये सब एक पर्टिकुलर एरिया में इनका पालन पोषण किया जाता है, इनको रखा जाता है। रेनडियर आर ऑल्सो केप्ट ऑन रैंचेस इन सब आर्कटिक लैंड्स ऑफ साइबेरिया। रेनडियर को भी सब आर्कटिक लैंड्स ऑफ साइबेरिया में रखा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ पैस्टोरलिज्म वेजिटेशन कवर इज कंटिन्यूस। इस तरह के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो कंटिन्यूस होती है। जनरली देर इज़ नो माइग्रेशन इन सर्च ऑफ वाटर एंड फॉडर। अब हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता था कि वहाँ पर उनके कैटल के लिए पास्चर्स और वाटर की वजह से उन्हें प्लेस टू प्लेस जाना पड़ता था। लेकिन इस तरह की लाइवस्टॉक रैंचिंग में कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर कैटल देयर ओनली। सब कुछ वहीं पर अवेलेबल होता है, उन्हें कोई माइग्रेशन करने की नीड नहीं होती। The ranches are scientifically managed and herds are raised solely for commercial purposes। और ये सभी जो इलाके होते हैं, जो लैंड पीसेस होते हैं, ये सब साइंटिफिकली मैनेज होते हैं। वहाँ पर साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। The best breeds are used to produce high quantity
हाई क्वालिटी मील और वूल। और इसीलिए क्योंकि हमें प्रोडक्शन किस चीज़ के लिए चाहिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, राइट। तो उसके लिए बेस्ट ब्रीड ऑफ एनिमल्स या कैटल यूज़ की जाती है ताकि हम हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का मीट और वूल ले सकें उनसे। Any deficiency in pasture is substituted by cultivating crops used as fodder or by using manufactured feeds. और अगर मान लो वहाँ पे चारे की कमी भी है तो उस चारे के लिए, उस पास्चर के लिए उसी लैंड पर कल्टीवेशन भी की जाती है, क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं जो कि जो गाय भैंस है या जो चारा, वो जो एनिमल्स है उनके लिए चारे की तरह से काम कर सकता है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग फीडिंग भी कर सकते हैं। कैटल एंड शीप आर वैक्सीनेटेड टू गार्ड अगेंस्ट डिजीजेस। और ये एनिमल्स, इन एनिमल्स को दवाइयाँ भी दी जाती हैं, इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, वैक्सीनेटेड किया जाता है ताकि कोई डिजीज़ नहीं लगे उनको या उन लोगों को जो वहाँ पर काम करते हैं। यूएसए, न्यूजीलैंड, Southern Australia and Argentina are known for well developed commercial ranching। और ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि well developed commercial ranching के लिए फेमस है। Second type of commercial farming is commercial grain farming. In this type of farming, crops are grown for commercial purposes। जैसे कि पता है आपको कि commercial farming होती ही commercially है, पैसा कमाने के लिए होती है, that is for the sale or export। Wheat and rice are some common crops। अब इसमें क्या है, wheats या rice जो grains हैं वो उगाए जाते हैं for commercial use। Commercial grain farming is practiced on the lands spreading over hundreds of hectares, these are called farms। और इन commercial grain farming जो होती है बहुत बड़े एरियाज में होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स पीस ऑफ लैंड्स में होती है, दीज आर कॉल्ड फार्म्स। सच फार्म्स आर फार फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज। ऐसे जो एरियाज होते हैं, जो लैंड्स होते हैं बड़े बड़े जहाँ पर हम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग करते हैं, वो पॉपुलेटेड एरियाज से बहुत दूर होते हैं ताकि रेजिडेंशियल जो एरियाज होते हैं जहाँ लोग रहते हैं उन एरियाज से बहुत बहुत दूर होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न हाई टेक इक्विपमेंट्स आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। और क्योंकि हमें पैसा कमाना है तो हमारे पास प्रोडक्शन अच्छी और अच्छी क्वांटिटी में भी होनी चाहिए, तो जिसके लिए मॉडर्न और हाई टेक्नोलॉजीज़ इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं ताकि हमें अच्छी प्रोडक्शन मिले, अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन मिले। This type of farming is typical in temperate grasslands of world like prairies of North America, the steppes of Russia and the pampas of Argentina। इन countries में इस तरह की commercial grain farming होती है। Due to moderate rainfall, short growing season and severe winters, cultivation is restricted to a single crop in this type of farming। अब क्योंकि मॉडरेट रेनफॉल होती है, शॉर्ट ग्रोइंग सीज़न होता है, मींस कोई भी क्रॉप जो होता है इनका जो ग्रोइंग सीज़न होता है बहुत थोड़े टाइम का होता है, और सीवियर विंटर्स आते हैं, इसलिए ये जो इस तरह की फार्मिंग होती है वो सिर्फ सिंगल क्रॉप पे ही होती है। जैसे अगर वीट कर रहे हैं तो वीट ही उगाएंगे, राइस उगा रहे हैं तो राइस ही उगाएंगे। नाउ थर्ड टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज मिक्स्ड फार्मिंग। In mixed farming, cultivation of food grains and rearing of animals are practiced together। अब mixed farming में क्या होता है, एक ही लैंड के ऊपर हम लोग फूड ग्रेन्स भी उगाते हैं और एनिमल्स का भी पालन पोषण किया जाता है। Both activities are practiced on the same land। एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर दोनों काम किए जाते हैं। Besides food grain, fodder for animals is also grown in this type of farming। अब जो हम फूड ग्रेन्स कल्टीवेट कर रहे हैं, जो फूड ग्रेन्स हम अपने कमर्शियल पर्पस के लिए उगा रहे हैं, उसके साथ साथ एनिमल्स का जो फॉडर होता है, जो चारा होता है, उसको भी उसी पीस ऑफ लैंड पे उगाया जाता है। एनिमल्स प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट एक्सेट्रा आर ऑब्टेन। और जो एनिमल्स से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे मिल्क, एग्स, मीट एक्सेट्रा, ये सब भी हमें मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर रियरिंग द एनिमल्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। हम उसी लैंड पे कल्टीवेशन के साथ साथ एनिमल्स का भी तो पालन पोषण कर रहे हैं, तो जो उनसे मिल्क मिलता है,
उनसे एग्स मिलते हैं, उनसे मीट मिलता है, ये सब भी हमारे फार्मिंग कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मॉडर्न मशीनरी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी आर यूज्ड। इस टाइप ऑफ फार्मिंग में भी हमारी मॉडर्न मशीनरीज और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। Cow dung is used as a natural manure which increases the fertility of soil and also enhances crop production. जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर, जो काउ डंग होता है उसको हम नेचुरल मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं, एक खाद की तरह यूज़ किया जाता है और सॉइल में मिला दिया जाता है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर देता है। और जब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज़ होती है तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और क्रॉप प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ जाती है। फार्मर्स प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन मेथड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? पहले एक क्रॉप उगाया, उसके बाद दूसरा, फिर बदल दिया, इस तरह से क्रॉप रोटेट होता रहता है टू मेंटेन द फर्टिलिटी, ताकि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। मिक्स्ड फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हाईली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ USA, अर्जेंटीना, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड सम कंट्रीज ऑफ यूरोप। इन सभी कंट्रीज में हम मिक्स्ड फार्मिंग देख सकते हैं। नंबर 4 इज प्लांटेशन फार्मिंग। अब इसका लास्ट टाइप, जो कि कमर्शियल फार्मिंग का लास्ट टाइप है, वो है प्लांटेशन फार्मिंग। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। द क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन फॉर प्रॉफिट एंड रिजेंबल फैक्ट्री प्रोडक्शन। जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कमर्शियल फार्मिंग मीन्स पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जो फार्मिंग की जाती है उसे हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। तो इस प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है? अ सिंगल क्रॉप इज कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज एरिया। इस तरह की फार्मिंग में एक ही क्रॉप, सिंगल क्रॉप उगाया जाता है लार्ज पीस ऑफ लैंड पे, बहुत बड़े एरिया में। इट इज़ बोथ लेबर इंटेंसिव एज वेल एज कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मीन्स इस तरह की फार्मिंग के लोग भी बहुत सारे चाहिए और हमें मशीन्स भी, टूल्स भी, इक्विपमेंट्स भी बहुत सारे चाहिए, इसलिए वो कैपिटल इंटेंसिव भी है। The products obtained from the plantation farming are processed near fields। और जो ये प्रोडक्ट्स हमें इन फील्ड से मिलते हैं फिर उसी के पास वो प्रोसेस किए जाते हैं। मीन्स फैक्ट्रीज़ में इसकी कुछ और प्रोसेसिंग होती है जिससे कि कुछ नया प्रोडक्ट आता है सामने। Efficient means of transport are essential for transporting the plantation crops। और यहाँ से जो हमें क्रॉप मिलता है उसके लिए हमें वेल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, ताकि हम यहाँ से उसको स्टोरेज रूम्स में ले जा सके या मार्केट में ले जा सकें। सम प्लांटेशन क्रॉप्स आर टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, रबर, बनाना, शुगर केन, कॉटन। इन सभी तरह के चीज़ों में हम प्लांटेशन फार्मिंग करते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ लाइक रबर प्लांटेशन ऑफ मलेशिया, द कॉफ़ी प्लांटेशंस ऑफ ब्राज़ील एंड द टी प्लांटेशंस ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। ये सब जो आपको अभी बताए हैं मैंने आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग इन डिफरेंट कंट्रीज़। नाउ मेजर क्रॉप्स। अब जो क्रॉप्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स। There are different types of crops grown in different parts of the world. Crops provide food for people and raw materials for agro-based industries. Food crops किस तरह के होते हैं? जैसे cereals, pulses, fruits and vegetables. And non-food crops कौन कौन से होते हैं? Fiber crops जैसे cotton, jute, beverage crops जैसे tea, coffee and industrial crops like rubber and tobacco. अब इन सब के बाद आता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कि हमारे यहाँ या वर्ल्ड में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में का मतलब क्या है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मीन्स टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन। जो फार्म में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको इंक्रीज़ करने के लिए जब हम एग्रीकल्चर सिस्टम को डेवलप करते हैं उसको हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं।
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट लीड्स टू फूड सिक्योरिटी, मीन्स अगर हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है तो उससे क्या होगी, एक फूड सिक्योरिटी होगी कि हाँ हमारे देश में या किसी भी कंट्री में फूड की कोई कमी नहीं होगी। Hence it is important for both economic and social development of a country, और इसीलिए ये दोनों चीज़ के लिए इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के लिए ज़रूरी है। अब जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैन हैपन थ्रू द फॉलोइंग वेज, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एरेबल लैंड, जो हमारा एरेबल लैंड मीन्स जहाँ पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं उस एरिया को बढ़ाया जाए। दूसरा, इम्प्रूविंग द मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड इरिगेशन, अपने फार्मिंग और इरिगेशन के मेथड को इम्प्रूव किया जाए। यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग क्वालिटी सीड्स एंड इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा, और अपनी जो हमारी यील्डिंग क्वालिटी है सीड्स की उनको बढ़ाया जाए, वो हाई यील्डिंग क्वालिटी होनी चाहिए। इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, हमारे पास फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स होने चाहिए। एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ हाई टेक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स एक्सेट्रा। अब अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स टूल्स भी होने चाहिए, जैसे कि ट्रैक्टर्स या कंबाइन हार्वेस्टर्स, इस तरह के जो मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो हमें यूज़ करने चाहिए। इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़, और हमारे पास गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी हमारे पास अच्छे से होनी चाहिए, ताकि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर द फर्दर यूज़ ऑल्सो दे कैन बी स्टोर्ड इन प्रॉपर प्लेसेस। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वेरीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से होता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ like USA, Canada, Russia, Australia, where large land holdings are available, extensive agriculture is practiced. जहाँ पर लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े लैंड पीस ऑफ लैंड्स पर फार्मिंग की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है, तो इसलिए वो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स आर अवेलेबल, क्योंकि यहाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो फार्मिंग के लिए या जो कल्टीवेशन के लिए हमारे पास लैंड होल्डिंग्स होते हैं वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, तो इसलिए वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। एक चीज़ और याद रखना बच्चों, वर्ल्ड फूड डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन October 16 एवरी ईयर। हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। You have to learn this, and that's all for this chapter today. Thank you.